Welcome to Alich Life Science. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत ही बड़ा ह्यूज रिस्पांस आया जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उस पे। तो वो वाला वीडियो 1200 से अबो उसका व्यूज़ गया है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर लेक्चर जल्दी स्टार्ट किया जाए क्योंकि उनका एग्ज़ाम्स आ रहा है। और अलीच लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे भी मैसेज किया था स्टूडेंट ने। तो उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये लेक्चर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया है। जो लेक्चर्स कोर्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो लेक्चर्स लाने वाला है CSIR नेट JRF के बारे में। ये इंडिया का सबसे टॉप एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे और इनके बारे में आपको सबसे पहले इसके बारे में कोर्स लाएंगे ऑल अबाउट CSIR नेट JRF के बारे में। तो सबसे पहले आपको CSIR नेट JRF क्या है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पता होने के बाद आपको ऑल अबाउट CSIR नेट JRF के बारे में पता हो गया, फिर उसके बाद हम लेक्चर सीरीज लाएंगे। अब सेकंड, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज CSIR नेट JRF। CSIR नेट JRF जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च जो भी स्टूडेंट रिसर्च करता है उनके लिए जो फंड प्रोवाइड करता है उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट में हाई क्वालिटी हो, ये CSIR का मोटिव होता है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो रहे हैं। और सेकंड, अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो स्टूडेंट एलिजिबल हो रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में वो देखेंगे। फिर थर्ड में एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे। और फोर्थ में हम क्वेश्चन पेपर जो है इसका पैटर्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस करेंगे हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे, फिर लेक्चर के होने के बाद उस वक्त हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स, कितना मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए CSIR नेट JRF को। और 6 नंबर पे सिलेबस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अब CSIR जो है कंडक्ट करते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को। अब उसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस और हम लाइफ साइंस के फ्री कोर्स इसी चैनल पे सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा CSIR जो है केमिकल साइंस का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है, फिजिकल साइंस का भी। पहले CSIR खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे ऑफलाइन, अभी CSIR ने शिफ्ट किया है, ट्रांसफ़र किया ये एग्ज़ाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है अभी हैंडल करता है और इस एग्ज़ाम को चलाता है। और ये एग्ज़ाम अभी कंप्यूटर बेसिस होता है, ऑनलाइन होता है। अब जो मैथमेटिकल साइंस भी कंडक्ट करता है, इंजीनियरिंग साइंस के स्टूडेंट भी ये एग्ज़ाम देते हैं। और अर्थ साइंस इसका भी पेपर होता है, इसमें ओशन साइंस, प्लेनेटरी साइंस, इन तमाम सारे सब्जेक्ट में CSIR का नेट JRF का पेपर होता है। अब आपको एलिजिबिलिटी फॉर CSIR नेट, इसका क्या क्राइटेरिया है ये देखना है। कौन कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो रहे हैं ये देखेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये। कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप तक नहीं पहुंचा, अगर आपने स्किप किया तो मैं जो लेक्चर लाऊंगा उसका इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चलेगा कि जब मैं बाद में लेक्चर लाऊंगा तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने ये वीडियो स्किप करके देख रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। और इस जो सिलेबस को ऑल अबाउट CSIR नेट JRF की ये इस वीडियो को
उन सारे स्टूडेंट तक पहुंचा देना जो कोचिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो रहा है, तो उन तक पहुंचा देना। और इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। जब बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तब ये अलीज लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट का सारा लेक्चर जो है आपके मोबाइल में आ जाएंगे। जब आप नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे टाइम पे ही आ जाएंगे। जब अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तब उसी टाइम पे ही आपको पहुंचेंगे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब आपको लेट पहुंच सकता है, लेकिन एट ए टाइम आप लेक्चर का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी स्टूडेंट ने बीएससी किया है या बीएससी कर रहे हैं वो एलिजिबल है। जिसने बीई किया है, जिसने बीटेक किया है वो भी एलिजिबल है। जिसने बी फार्मा किया है या एमबीबीएस किया है या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस किया है, ये तमाम सारे स्टूडेंट जो है एलिजिबल है सीएसआर का फॉर्म भरने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। जिसने एमएससी किया हो, मास्टर ऑफ साइंस और एक्विवेलेंट डिग्री बीएससी ऑनर्स किया हो, ये तमाम सारे स्टूडेंट जो है इन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जिसने एमएससी जूलॉजी किया हो, एमएससी बॉटनी किया हो या बीएससी या एमएससी बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया हो, ख़त्म किया हो या करंटली चल रहे हैं, वो तमाम सारे स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो जाते हैं। और एमएससी जिसने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया है, जिसने एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया है, जिसने एमएससी लाइफ साइंस में किया है, ये तमाम सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया। पता चलने के बाद अब आपको क्या देखना है? अब एप्लीकेशन प्रोसीजर देखना है कि एप्लीकेशन क्या क्या, इसका प्रोसीजर क्या है। सीएस एप्लीकेशन प्रोसीजर में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सीएसआर नेट जेआरएफ जो है इनवाइट करते हैं स्टूडेंट को साल में 2 बार एग्ज़ाम देने के लिए। एक होता है मिड जून में और सेकंड होता है दिसंबर में होते हैं। साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। और एज पे क्या लिमिट होना चाहिए? जो अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, फॉर जेआरएफ 28 ईयर्स से एबो जो भी स्टूडेंट्स हो रहे हैं वो जेआरएफ नहीं दे सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। फॉर अपर लिमिट फॉर एससी स्टूडेंट, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ये तमाम सारे स्टूडेंट। और फीमेल एप्लीकेंट के लिए ये भी इंक्लूड है 33 ईयर्स इनका अपर लिमिट होता है। 5 ईयर इन सब नीचे दिए हुए सारे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल एप्लीकेंट सबको रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 साल का। और जनरल कैटेगरी में जो भी गर्ल स्टूडेंट है उनके लिए 5 साल का और रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने। सीएसआर ने एक्स्ट्रा स्टेप उठाया है इन सारे स्टूडेंट के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दिया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए स्टूडेंट, इसका फ़ायदा उठाइए। और इसके बाद हमें क्या देखना है? अपॉर्चुनिटी। अब आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर पता चल गया, एलिजिबिलिटी पता चल गया, तो आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है इस एग्ज़ाम से, आप अपनी फ्यूचर को किस तरह ब्राइट कर सकते हो। ये अगर किसी स्टूडेंट ने नेट एलएस किया तो वो एलिजिबल होते हैं फॉर अप्लाइंग द टीचिंग पोजीशन इन इंडिया के कोई भी स्टेट में, कोई भी यूटी में आप जाके कॉलेज में एज ए लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। और वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और वहाँ पे टीचिंग लाइन में जा सकते हो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। और सेकंड, गवर्नमेंट जो है फंडेड प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे फंडेड प्रोजेक्ट्स का फॉर्म निकालते हैं। और ये तमाम सारे जो
जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाले स्टूडेंट, जो जीआरएफ वाले स्टूडेंट है, इन फंडेड प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो और इन स्टूडेंट को फंड प्रोवाइड किया जाता है इन रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद जीआरएफ प्रोवाइड्स मल्टीपल बेनिफिट्स, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि आपको क्या प्रोवाइड करता है। लेक्चरशिप प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट तो एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप, सेकंड आपको एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इंटरव्यू। अब आप जिसने जीआरएफ किया होगा वो स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड हो जाते हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये बहुत ही बेस्ट स्टेप उठाया है यूनिवर्सिटीज़ ने। और फोर्थ में आपको फुल फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट में आपको लगभग 30, अभी जो करंट जो अभी फेलोशिप मिल रहा है ये 31,000 मिलता है, 31,000, और प्लस एचआरए लगा के, एचआरए कितना होता है, एचआरए जो है 9,000, जो 8 से 9,000 तक होता है, तो टोटल लगभग अप्रोक्सीमेट जो 39 टू 40 तक हो जाता है, 39 टू 40 के हो जाता है, इतना तक फेलोशिप आपको मिल जाता है। ये हो गया आपके फाइनेंशियल जो सपोर्ट करते हैं, आपको एज ए सैलरी देता है। अब इस सैलरी से, इस फाइनेंशियल जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप से आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और फैमिली से इंडिपेंडेंट, मतलब फैमिली से आप पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद अपने पैसे से आप अपनी फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो और अपने पूरे विलेज का और इंडिया का नाम रोशन कर सकते हो। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाए स्टूडेंट। अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर में इसमें हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करना है। क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे जब हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, बीच बीच में मैं क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, वो क्वेश्चन पेपर का डिस्कस हम बीच में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे। पैटर्न क्या है, पार्ट ए, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी और एक होता है पार्ट सी। 3 में डिवाइड किया गया है सीएसईआर नेट जेआरएफ का जो पेपर है। इसमें पार्ट ए में क्या आता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है फॉर कॉमन फॉर ऑल, जैसे कि लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, सबके लिए कॉमन होता है। अब आपको मैं साथ में टिप्स भी दे दूंगा इसमें, कि वहाँ पे जो थंबनेल में मैंने लिखा हुआ था कि हाउ टू क्रैक दिस सीएसईआर नेट जेआरएफ एग्जाम, और ये टिप्स जो है अभी मैं बता दूंगा आपको। जो पार्ट बी है, आपको इसमें ये पॉइंट याद रखना है, ये की याद रखना है, तो आप इजीली मार्क्स कैरी कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है और नेट और जेआरएफ दोनों किया है, तो इस अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं अपना टिप्स। और पार्ट बी में आपको मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट्स का रिवीजन होना चाहिए। मल्टीपल नंबर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके पार्ट बी में आपका मार्क्स पड़ेंगे। अगर आपने रिवीजन किया मल्टीपल नंबर ऑफ, फिर उसके बाद आपको रिकॉल भी करना है। रिकॉलिंग माइंड में रिकॉल करना है, या आइज क्लोज करके या आइज ओपन करके, वो डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट जिस तरीके से भी आपको रिकॉल करना है, बस रिकॉल करना है, ये की याद रखना है। ये कि आप याद रखोगे, ये फंडा आप याद रखोगे, तो आप आराम से पार्ट बी में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। ये की जो मैंने अभी टिप्स बता दिया, ये मॉक टेस्ट में अप्लाई करना, और मार्क्स कितना बढ़ता है फिर कमेंट सेक्शन में बता देना कितना मार्क्स बढ़ रहा है। फिर पार्ट सी में, पार्ट सी का जो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें उतना भी लॉन्ग नहीं आता है, लॉन्ग मतलब मीडियम मीडियम आता है क्वेश्चन का साइज, ना छोटा आता है ना ज़्यादा लॉन्ग आता है, मीडियम क्वेश्चन आता है, मीडियम साइज के, और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें। पार्ट सी का फंडा ये है कि पार्ट सी, अगर आप पार्ट सी के क्वेश्चन को बहुत ही एक्यूरेट से करना चाहते हो, तो पार्ट सी में आपको
अपने कंसेप्ट को प्राउड करना होगा। बहुत डीप तक लेके जाना होगा अपने कंसेप्ट को। जब आपके कंसेप्ट डीप तक पहुंच गए किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, या बहुत ही ब्रॉड हो गया, फिर उसके बाद आप अपने कंसेप्ट को मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके क्वेश्चन का एक्यूरेट होने का चांसेस बहुत बढ़ेंगे। और ये पार्ट सी आपका सिलेक्शन करवाता है। जो भी स्टूडेंट्स को अगर सिलेक्शन होना है तो पार्ट सी आपका सिलेक्शन करवाता है। अगर पार्ट सी में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं होता है। पार्ट ए और बी का काम ये होता है कि ये रैंक को बढ़ाता है। ये ऑल ओवर द इंडिया में आपके रैंक को बढ़ाने का काम करेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट सी आपका ये सिलेक्शन करवाएगा आपको। ये याद रखना, और टिप्स भी याद रखना, हमेशा दिमाग में याद रखना, रिकॉल करते रहना। ये टिप्स फॉलो करना, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। 100% गारंटी, मैंने खुद पे अप्लाई किया है। अब हम बात करेंगे मार्क्स का। टोटल मार्क्स सीएसआर का कितना आता है? 200 मार्क्स का आता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आता है। कितना? 20 क्वेश्चन आता है। 20 में से आपको सिर्फ 15 करना है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। तो 215 कितना मार्क्स हो रहा है? 215 से 30 मार्क्स का होता है। और इसमें नेगेटिव मार्क्स क्या होते हैं? इसमें स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। नेगेटिव मार्क्स जो है इसमें 0.5 होता है। अगर हर एक क्वेश्चन का 0.5 नेगेटिव मार्क्स जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। अब पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आता है। 50 में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सब अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ 50 में से 35। और आपको मार्क्स कितना आ जाता है? इसमें 70 मार्क्स आ जाता है। और नेगेटिव इसमें कितना है? नेगेटिव 0.5 है। ये याद रखना, नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। और पार्ट सी में 35 नहीं होता है। यहाँ पे आता है 75 क्वेश्चन आता है। 75 क्वेश्चन में से यहाँ पे 2 होगा। 75 क्वेश्चन में से आपको ओनली 35 क्वेश्चन करना है। कितना करना है? 35 क्वेश्चन करना है। और ये कितने मार्क्स का आता है? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है डियर स्टूडेंट। इसलिए ये पार्ट आपको सिलेक्शन दिलवाता है। टोटल कितना मार्क्स मिलता है आपको? 100 मार्क्स मिल जाता है। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 200 का होगा। ये याद रखना। और इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव 1 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका नेगेटिव जाएगा 1 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत होगा चार वाले मार्क्स का एक मार्क्स जो है नेगेटिव में जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ये याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। अब क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने ये क्वालिफाइंग मार्क्स अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस जो कट ऑफ हुआ है उसके बेसिस पे मैंने खुद बनाया, अपने हिसाब से बनाया। अब थोड़ा आगे पीछे जा सकता है, उतना फर्क नहीं होगा। अब फॉर जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है? जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 120 जो है आउट ऑफ 200 में से। ये सेफ जोन में जाएगा फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और लेक्चरशिप के लिए आपको नेट के लिए कितना मार्क्स लाना है? 200 में से 105। ये सेफ जोन है। 5-10 मार्क्स आगे पीछे जा सकता है क्योंकि अभी कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 सेशन से एग्जाम नहीं हो रहा है। वो 3 सेशन के सारे स्टूडेंट जो है गैदर होके एग्जाम देंगे, तो जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा और ऊपर से क्वेश्चन पेपर इस साल इजी आएगा तो कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाएगा। वो डिपेंड होता है एक सिलेबस कितना इजी आता है और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो कट ऑफ जो लाया हुआ है अप्रोक्सीमेट, वो प्रीवियस ईयर के डाटा के हिसाब से दिया हुआ है। अब आपको फॉर ईडब्ल्यूएस
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कितना लाना है फॉर सिक्योर मार्क्स जो जेआरएफ करने के लिए 110 लाना है 200 मार्क्स में से, ये सेफ जोन रहेगा आपको। और एलएस के लिए लेक्चरशिप के लिए 100 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 200 में से, ये याद रखना। और फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए नेट जेआरएफ के लिए आपको कितना लाना होगा, आपको लाना होगा 80 मार्क्स, सिर्फ 80 मार्क्स 200 में से, ये आपका सेफ जोन होगा। और नेट एलएस के लिए लेक्चरशिप के लिए आपको 70 मार्क्स, आपको 200 में से सिर्फ 70 मार्क्स लाना है, आराम से हो जाएंगे। ये जो प्रीवियस जो ईयर का डाटा है इससे ज्यादा ना ज्यादा गया है ना नीचे गया है, अप्रोक्सीमेटली इतना मार्क्स आएंगे तो आप सेफर जोन में जाएंगे, जेआरएफ आराम से हो जाएंगे। ओटीएस स्टूडेंट, ये इस लेक्चर को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा देना, क्योंकि इसका अब नेक्स्ट से लेक्चर ही स्टार्ट होने वाला है। हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा देना जिसको रियल में इस लेक्चर का, फ्री लेक्चर का ज़रूरत है, और जो अभी रिसेंट जेआरएफ के लिए सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा है। और ये सीएसआर नेट जेआरएफ का जो सिलेबस जो है 13 यूनिट में डिवाइड हुआ है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्रॉड है, वास्ट है। लेकिन जब आप इस सिलेबस को कंप्लीट करते हो तो आप बाकी जो नेशनल लेवल के एग्जाम है वो इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है और बहुत कंसेप्ट को बहुत अंदर से पढ़ना पड़ता है, बहुत डीप जाना पड़ता है। तो जब आप सीएसआर को टारगेट करते हो बाकी सारे एग्जाम निकल जाते हैं, आराम से निकल जाता है। वो बाकी सारे एग्जाम तो बहुत इजी पूछा जाता है, उनमें क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंस होता है, मार्किंग का डिफरेंस होता है। बाकी दूसरे एग्जाम आईसीएमआर, गेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी एंट्रेंस एग्जाम इजीली निकाल सकते हो आप, इस सिलेबस को आप अच्छे से डीप जाके पढ़ोगे तो। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। आप जब मैं लेक्चर लाऊंगा आप ईमानदारी से बस आपको मेरे साथ ज्वाइन होके इस लेक्चर इस चैनल पे बहुत ईमानदारी से पढ़ना है, फिर आपको आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। और स्टूडेंट इस लेक्चर को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। बेल आइकन को जब दबाओगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे, और मेरे ये मैसेज जो है सारे स्टूडेंट तक पहुंचा देना। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही बड़ा रिस्पांस दिया था जो फर्स्ट वाली वीडियो पे, थैंक यू सो मच। ओके बाय।